बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, सेनेट इलेक्शन में बदतरीन हार के बाद पीडीएम मुतहरिक हो गई है। एक तरफ नून लीग ने एक बार फिर से जारहाना अंदाज अपनाया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हार को तस्लीम ना करते हुए अब कोर्ट ले जाने का फैसला कर रही है। अहम फैसले मुतवक्के हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जो कि इजलास होना है मंगल को, और इस इजलास में ऐसा लग रहा है कि कोई अहम फैसले किए जाएंगे, जिसमें लॉन्ग मार्च के जो लाहे अमल का ऐलान है वो भी किया जाएगा कि लाहे अमल क्या हो सकता है लॉन्ग मार्च का। इस्तीफे भी आना, क्या इस्तीफे भी आ सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ है कि इस्तीफे के बगैर लॉन्ग मार्च के नताइज हासिल नहीं हो सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि पीडीएम इस्तीफे की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर ले आए, या ऐसा है या नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त इस चैलेंज से तो निकल आई है जो ख़तरा था एक तरह से सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तहरीके अदम एतमाद के हवाले से, लेकिन अब जो चैलेंज लॉन्ग मार्च का होगा उसको किस तरह से फेस करेगी। दूसरी तरफ नैब भी मुतहरिक हो गई है और मरियम नवाज जमानत पर हैं, और मरियम नवाज के खिलाफ जो दरख्वास्त है एक दायर कर दी गई है कि ये जमानत पर हैं और इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मनसूख की जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से लॉन्ग मार्च से पहले मरियम नवाज की जमानत मनसूख हो जाए और वो एक बार फिर से गिरफ्तार हो जाए, तो क्या लॉन्ग मार्च पर कोई असरात मुरतब हो सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इन सब मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। जावेद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का। हमें ज्वाइन किया है जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ मैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे ही करना चाहूँगी। सबसे पहले तो सेनेट के इलेक्शन में जो हुकूमत की जीत हुई और पीडीएम को शिकस्त हुई, उस पर आपका तज्जिया चाहूँगी कि वो सारा ये जो इल्ज़ाम है वो एक किस्म का न्यूट्रल कह रहे हैं कि सिस्टम न्यूट्रल नहीं था, एम्पायर न्यूट्रल नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। तो ये अचानक क्या हो गया कि एम्पायर ने क्यों न्यूट्रल नहीं हुआ और बायस क्यों हो गया? देखिए, दो तीन चीजें हैं यहाँ पर। एक तो मैं शुक्र करना चाहिए कि ये सब कुछ खैरियत से हो गया। दूसरा ये कि हमने इसको एक जंग का रूप दे दिया था। इसको नॉर्मल इलेक्शंस हैं, सेनेट के इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं, ठीक है। हुकूमत हारती है, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन जिस तरीके से हमने इस सारे सिस्टम को एक जंग के तौर पर पेश किया है और जो एक मंजर पेश हो रहा था कि, तो वो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती की हमने अपने साथ भी, अपने लोगों के साथ भी। और उसका नतीजा ये है कि पीडीएम एक कोने में फंस गई है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। हुकूमत जो कुछ कर सकती थी कर लिया उन्होंने, जो पीडीएम कर सकती वो भी कर लिया उन्होंने, और जो इल्जाम तराशी है वो भी अपने जोरों पर है। ये हमारी सियासत का एक बहुत मनफी और एक बहुत गलत पहलू है और बहुत तारीख पहलू है कि हम कोई भी अपनी कमजोरी या शिकस्त को मानने को तैयार नहीं है। हम हमेशा उसके स्केपगोट ढूंढते हैं, और आमतौर पर चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा खुल के सामने आ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, तो ये उसके ऊपर इल्जाम धर दिया जाता है। और चूंकि एक तारीख है, उस तारीख के तनाजुर में ये बात की जाती है। या मैं एक और चीज आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, एक मियां नवाज शरीफ साहब पे जब पनामा केस चल रहा था तो उन्होंने हायर की थी एक बहुत बड़ी लॉबिंग फर्म हायर की थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। वो फर्म जो है वो परसेप्शन बिल्डिंग में महारत रखती है, और परसेप्शन बिल्डिंग को अगर आप देखना चाहती हैं तो इसको ये सेनेट के इलेक्शंस और इससे 3-4 दिन पहले के सब कुछ मिलाकर देखिए आपको, तो एक अजीब किस्म की तस्वीर आपके सामने पेश की जाती है। इल्जाम तराशी होती है और इसका इस हद तक आगे चले जाते हैं लोग कि भी शायद मरियम बीबी की जान को खतरा है, किसने थ्रेट किया है उनको, और बगैर किसी ने कंफर्म किए। और मैं उस दिन से ये बात कर रहा हूँ कि कभी जो रेलेवेंट फॉर्म पे नहीं जाएंगे फोरम पे, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड किस्म की जो जंग चलाई हुई है लोगों ने, और वो भी आप देख लीजिए, नजर में रखिए। फिर ये सेनेट के इलेक्शन से पहले एक जो कैमरे डिस्कवर हुए, और वो हैरान कुन चीज ये थी कि शायद इससे निकम्मे कैमरे जैसे डिस्कार्डेड कैमरे मैंने नहीं देखे। इतने जाहिलियत से ये लगाए गए थे, लग भी रहा था लगाए ही इसलिए गए थे कि पकड़े जाएं, और पकड़ेगा शोर मचा उसके ऊपर। नहीं तो आपका भी जनरल साहब ये ख्याल ये है कि ये ऑपोजिशन का काम है, जिस तरह से शिबली फराज साहब ने कहा कि ये काम जो है ये ऑपोजिशन का है, तो जिन्होंने लगाए उन्होंने ही पकड़ लिए, तो आपका भी ये ख्याल है कि ऑपोजिशन ने लगाए ये?
देखिए, जिसने भी लगाए हैं वो लगाए इसलिए गए थे कि ये पकड़े जाएं, और क्यों पकड़े जाएं, ताकि हंगामा हो। और हंगामा क्यों हो, मुझे जो, मैं उस दिन कल भी जब ये बातचीत हो रही थी रिजल्ट आने से पहले, मैं उस वक्त और बहुत कह रहा था कि भाई ये पीडीएम को इलेक्शन जीतने की उम्मीद खत्म हो गई है उनकी, और उनको ये पता लग गया है कि इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। अब उसको इलेक्शन को गदलाने के लिए सब कुछ हो रहा है ये। अब जो रिजल्ट सामने आ गए हैं, अब उसमें नेचुरली सियासत तो सियासत चलती रहेगी हमारी। अच्छा जनरल साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, और वो ये है कि मरियम नवाज की जमानत हो गई, नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए इलाज की खातिर, उसके बाद हमजा शहबाज भी बाहर आ गए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर भी मुंतखब हो गए, जबकि उनके नंबर भी पूरे नहीं थे। उस वक्त तक सब ठीक था, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि इदारों पर इल्ज़ाम शुरू कर दिया पीएमएलएन ने? ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये जहनियत एक शिकस्त खुर्दा शख्स की नजर आती है आपको, कि आप जो तो आपके सामने चीज आपको पसंद आ रही है उसको तो आप पसंद करके चुप करके बैठ जाते हैं, और फिर बाद में आप इसको तो शो में जाना शुरू करते हैं। बात ऐसी कर रहे हैं आप जो नाकाबिले यकीन भी है, और मैं समझता हूँ कि कंडेम भी करनी चाहिए। एक 3 दफा के वज़ीर आज़म है, उनके मुंह से बड़ी नबी तुली बात निकलनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस सिलसिले में सब कुछ उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, और जो उनके ज़हन में आता है बात कर देते हैं। देखिए, मैं उस दिन से ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, सिंपल, हम इस सिस्टम में रहे हुए हैं, अगर किसी ने वाकई आपको धमकियां देने को आपको नंबर देगा, अपना नाम देगा उसके बीच में, जो उस दिन अब इनके जो एक सेनेटर साहब जो डीजी खान से ताल्लुक रखते हैं, वो आके बैठ गए, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, तो मुझे 2 अफसरों के नाम भी पता है। वो कौन अपना नाम बताएगा आपको, कौन टेलीफोन नंबर आपको बताएगा, कौन अपना एड्रेस आपको बताएगा? अब ये बताइए, ना तो वो कोर्ट में गए हैं, ना ही मरीन कोर्ट में गई है, तो इल्जाम तो सिर्फ लगा के बैठ गए ये लोग। जाहिर है इल्जाम संगीन भी हैं, और इस कदर कंफ्यूजन का शिकार है कि आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सच कह रहा है और कहां पर झूठ है, कहां पर हम ये तलाश करें। जावेद इकबाल साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, पीएमएलएन की सियासत पीडीएम बनी, पीएमएलएन की सियासत अलग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी हो गई, अब जाके पीएमएलएन ने अपना फिर जारहाना अंदाज अपना लिया है। तो पहले तो सारी चीज़ें स्मूथली हो रही थी, जैसे पीएमएलएन चाह रही थी, नवाज शरीफ साहब चले गए बैरून मुल्क, मरियम साहिबा की ज़मानत हो गई, और हमजा शहबाज भी आ गए, तो ये सब कुछ ठीक जा रहा था। आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है? क्या कोई यकीन दहानी थी, उस पर अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक बार फिर से जारहाना मूड अपना लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिया, अभी जनरल साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी और जो आपने बात की, अगर आप इस तमाम चीज़ों का अहाता करें और 2 महीने की ये पाकिस्तान की सियासत को अगर गौर से देखें, तो आपको इस सियासी सिस्टम की गिरावट का एहसास होगा कि जो चीज़ जिसको सूट करती है वो उसके हक़ में है, जो चीज़ उसके ख़िलाफ़ हो जाए वो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। यही हाल पीडीएम का है और यही हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। जब गिलानी साहब जीते तो पीडीएम ने नारे लगाए, जब संजरानी साहब जीते तो पीटीआई ने भंगड़े डाले। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सो कॉल्ड, अब मैं इसे सो कॉल्ड इसलिए कहूँगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, मेरे तो समझने की चीज़ ये है कि क्या इनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी है, या क्रेडिबिलिटी विद एवरी पासिंग डे डिटोरिएट हो रही है अवाम की नज़र में। मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये अवाम की फलाह, अवाम की गुर्बत को ख़त्म करने और मुल्क को किसी डायरेक्शन में ले जाने की कोई बात कर रहा है। चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो पीटीआई है, दोनों पार्टियां तूतियां बाजे बजा रहे हैं अपनी फतह का, और दूसरा इल्ज़ाम तराशियों के ढोल बजा रहा है अपनी नाकामी का। क्या ये सिस्टम आप अपनी आने वाली नस्लों को देना चाहते हैं? लेकिन जावेद साहब, एक ये भी कहा जा रहा है ना कि ये सियासतदानों को बदनाम किया जा रहा है, ओवरऑल सियासत को जो है ये 7 वोट आपकी, एक सेकंड, खराब करने के लिए आलिया, जो 7 वोट गिलानी साहब की फेवर में गए, वो क्या सियासतदानों को बदनाम करने के लिए? सियासतदानों ने खुद डाले। सेनेट में 7 वोट संजरानी साहब को गए, तो वो किसी ने बाहर से आके डाले?
वो भी तो सियासतदानों ने डाले हैं ना। सियासतदानों ने अपने आप का हशर इसलिए ये कर दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी इसलिए लूज कर दी है अवाम की नज़र में। और मैं ये अब ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अवाम को सोचना चाहिए कि ये किन लोगों के पीछे जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनका अवाम के दर्द का एहसास नहीं है। लेकिन आलिया, अगर क्या करें, अवाम क्या करे, अवाम को सोचना चाहिए, ही तो मैं कह रहा हूं कि हमें अपने सिस्टम के बारे में अगर ये सियासतदानों से नहीं तवक्को रखें, सियासतदानों को वोट नहीं दें, सियासतदानों की तरफ देखें नहीं, तो फिर कहां देखें? बात यह है कि गरीब अवाम किसकी तरफ जाए? गरीब अवाम ने हुकूमत की तरफ जाना है। देखें, इमरान खान साहब किस चीज का नारा लगा के आए थे? उन्होंने कहा कि जरदारी चोर, नवाज शरीफ चोर और पूरा मुआशरा करप्ट हो गया, जितने सियासतदान हैं ये पैसे पे चलते हैं, ठीक है, बदमाशी पे चलते हैं, चोर हैं, डाकू हैं। ये आज तक यही चूरन बेच रहे थे ना। Exactly. लेकिन इस चूरन का रिजल्ट क्या आया? क्या रिजल्ट आया? आज तो हमारे पेट भी दर्द करना शुरू हो गए इस चूरन को सुन सुन के। क्यों? कि महंगाई का जो एक गरीब अवाम का कंसर्न, देखें, संजरानी साहब से या गिलानी साहब से नहीं है कि कौन चेयरमैन सेनेट बनेगा। गरीब अवाम, 22 करोड़ अवाम का कंसर्न है उनकी प्रॉस्पेरिटी के साथ। क्या आपकी चीनी 100 रुपए से ऊपर है आज? क्या आटे का रेट कहां है आज? अगर आप मुर्गी का रेट चेक करें तो वो 500 से ऊपर चला गया। क्या बिजली उनकी कैपेबिलिटी देखें? चौधरी शुजात साहब ने आज कहा है कि अगर जीत का कोई फायदा नहीं है अगर महंगाई पर काबू नहीं पाया आलिया, तो। आप ये देखो, चौधरी शुजात साहब ने, मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था, क्या खूबसूरत स्टेटमेंट है। देखो, उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी सियासत को दी और उनकी आज पूरी स्टेटमेंट जो मैंने बातें की हैं उसकी रिफ्लेक्शन है कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम, दोनों पार्टियों को अवाम का दर्द ही नहीं है। किसी को परवाह नहीं है कि कोरोना की 3rd लेयर किस स्टेज पे पहुंच गई है। फिर ये किसी को सियासी बिसात लपेट दी जाए, फिर नहीं, सियासत क्यों लपेटी जाए? सियासत क्यों लपेटी? अगर इस सियासत को किसने दुरुस्त करना? सियासतदानों ने। इनकी डायरेक्शन दुरुस्त होने की जरूरत है। और उनकी डायरेक्शन कौन दुरुस्त करेगा? आप, मैं, जनरल साहब जैसे लोग और जो टीवी एंकर्स हैं, जो टीवी चैनल्स पे बैठ के अवाम को यह एहसास दिलाएं और इन पॉलिटिशियंस को एहसास दिलाएं कि खुदारा गरीबों का एहसास करें, बस कर दें, अपना अपना चूरन बेचना बंद कर दें। आप जनरल साहब, बात कभी होती है जब हम सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं, जब हम सियासतदानों की बात करते हैं, जब हम मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं, जब बात होती है अवाम के हकूक की, तो तब ये आता है कि अब ये एक नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, कोई नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए जो सब मिलकर जो सब इसका पार्ट हों और इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए बेहतरी करें। फिर ये एक चिट चैट होती है और उसके बाद ये बात खत्म हो जाती है। क्या ऐसे फोरम की, ऐसे प्लेटफॉर्म की और ऐसा वक्त है जिसकी ये जरूरत है? कि आप देखें, सियासतदानों की जो बात है वो यही है कि वो इल्जाम है और इल्जाम वो इदारों पर भी लगाते हैं। तो ये कोई मिल बैठने का कोई प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सब बैठें और सब एटलीस्ट किसी बात पर मुत्तफिक तो हो मुल्क और कौम की खातिर? देखिए, जावेद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुल्क और कौम की खातिर मुत्तहिद होना या मुल्क को कौम की खातिर सियासत करना, वो तो हमारा वतीरा ही नहीं है। आप इन सब को बिठा भी देंगे तब भी यही हाल होगा। जावेद साहब, किस बात से मैं 100% अग्री करता हूं कि हमने गुज़िश्ता कई सालों से बड़ी मेहनत से अपने हर एक इदारे की इंसेंट बजा के रख ली है। आप कोई एक सिस्टम अपना उठा के देख लीजिए जिसपे अवाम का एतमाद हो। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती जो हो रही है ना, वो सियासतदानों को किसी ने बदनाम नहीं किया, सियासतदान खुद इसमें बड़े माहिर हैं बैठ के। सियासतदानों ने सर खुद प्रूव किया है। अगर 35 साल की सियासत उठाएं तो सियासतदानों ने खुद प्रूव किया है कि हमारे से ज्यादा नाहल नालायक, क्योंकि एक दूसरे पे कीचड़ इतना उछालते हैं, बाहर से आप और मैं आके तो नहीं उनको कुछ कहते। ये सही बात देख रहे हैं। जिस तरीके से इस इलेक्शन को ले लीजिए आप, जो सेनेटर्स के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, आपकी जो सियासत की जो बदतरीन चेहरा है वो हमने अपनी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। और अगर कोई कसर रह गई थी तो कल मैं सुना था, ये मियां जावेद लतीफ साहब है, MNA है जनाब, उनकी जुबान देखिए, उनका लहजा देखिए, उनकी बात सुनिए कि अगर मरियम को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता ना करे किसी को ना हो कुछ, वो भी इस मुल्क की नहीं, तो मरियम नवाज की क्या जान को कोई खतरा है? क्या इस किस्म की धमकियां आ रही हैं? किसी को कोई खतरा नहीं है जी, खुद अपने लिए ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। खतरा किससे होगा? कौन उसको खतरा भी करे?
यही तो मैं रो रहा हूँ। किसी को क्या तकलीफ है कि मरीम को जाके थ्रेट करता फिरे? उनको अपने दायरे में तो देखना चाहिए ना। मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ ना, वो बात ये कर रहा हूँ, हमारा जो एक नेशनल असेंबली का एक मेंबर खड़ा होकर कह रहा है कि फिर हम ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान कप पे। खुदा के लिए कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? इनसे बैठकर मैं जो बात कर रहा था, देखिए इस मुल्क के अवाम सारे सिस्टम आपको करते हैं और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये अवाम ऑलरेडी देख लीजिए, जो जत्था जिसके पास है, जो मजबूत जत्था है, वो आगे लेके चल पड़ता है। आप वकीलों को देख लीजिए, वो अपनी कोई बात मनवाए बगैर निकलते नहीं है। और जुडिशरी का सिस्टम चूंकि आपने ऐसा बना दिया है, जुडिशरी वकीलों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकती। आप डॉक्टर्स को ले लीजिए, आप जो हमारे सियासी जमातें हैं जिनके पास मैन पावर है, अब ये जो अपने मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके पास उनके मदरसे के बच्चे हैं, उनको वो एक ताकत बनाकर दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं। आप इस मुल्क को जत्थों को सूरत में चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कल को आम अगर 4 बंदे खड़े होकर फैसला कर ले कि मैंने अपने हकूक के लिए 4 बंदे खड़का देने, तो क्या करेंगे आप उसको? आपकी पुलिस, आपकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस देख लें, आप किधर जा रहे हैं हम लोग? जी राइट जनरल साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में एक ब्रेक वक्त हुआ है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सिस्टम में जो तब्दीलियां किस तरह से मुमकिन हो सकती है, और ये जो सियासतदान है क्या ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जमहूरियत का अलम उठाए हुए हैं, क्या ये वाकई ही सही है, और इसके लिए जो कुछ किया जा रहा है क्या वो तरीक़ेकार भी दुरुस्त है या नहीं है। जावेद साहब, बात हो रही थी मरीम नवाज़ की, और मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा भी है ऐसा कहा जा रहा है, और आपने देखा है कि जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन क्या वाकई ही वो मरीम नवाज़ की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दी है। साथ ये बताइएगा, जैसे ही PMLN ने जारहाना अंदाज अपनाया, ऐसे ही नैब मुतहरिक हो गई है और नैब ने कहा है कि मरीम नवाज़ की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी जाए, तो क्या वजह? पहली बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब को इस किस्म की इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ को भी जान को ख़तरा था तो ये पाकिस्तान के अदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, और उनका काम था अदारों को एक रिटन एप्लीकेशन देती या उनसे कांटेक्ट करते, उसके बाद कोई बात होती। लेकिन इस किस्म की जो ऑल फॉल बकना, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है, इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की, चाहे कोई भी शख्स हो, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट ना एक्सेप्ट होनी चाहिए, ना पाकिस्तान में कोई एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो जावेद लतीफ़ हो, चाहे कोई भी हो। मुझे ये बताइए, इसलिए ये चीज़ गलत है। मुझे ये बताइए कि अगर इतने इम्पोर्टेंट, मुझे सिर्फ ये बताइए, इतने इम्पोर्टेंट केस चल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हो, मरीम नवाज हो, आप उनको बाहर जाने देते हैं, फिर उसके बाद जमानत भी हो जाती है, बाहर भी आ जाती है, फिर अचानक आप जमानत मनसूखी कहा जाता है, तो ये समझ से बाहर है कि केसेस सीरियस हैं, उनको ट्रायल करें, फिर उसके बाद अगर वो बरी होते हैं तो आप उनको आने दें। आलिया, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, इनका पहले दिन से पिछले 35-40 साल से एक ही वतीरा है। अगर ये इक़्तिदार में हैं तो तमाम निज़ाम ठीक है, अगर इक़्तिदार से बाहर कोई अदारा उन पे कोई केस या उनके करप्शन के केसेस या उनके किसी भी मामले को उठाता है तो वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। और बदकिस्मती ऊपर से ये है कि हमने अपने अदारों को इतना कमज़ोर, और अदारों ने बल्कि ख़ुद अपने आप को इतना कमज़ोर कर दिया है कि दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्रेडिबिलिटी का है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे नैब हो, चाहे कोर्ट्स हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जनरल साहब अभी हम बात कर रहे थे कि कौन आगे लेके जाएगा, तो बात यह है कि जिस मुआशरे में अदारों की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, जो बेसिकली तो अदारे कौमों को कैरी करते हैं, अदारे कौमों को डायरेक्शन दिखाते हैं, तो अगर अदारे अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे एज ए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, चाहे मरीम नवाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो,
चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, मैं ये समझता हूं कि अदारों को न्यूट्रलाइज होना चाहिए, उनको बिल्कुल किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपका भी ख्याल है कि यहाँ पर भी इदारों का कहीं ना कहीं सियासत में रोल है? ऑफ कोर्स, देखें ना, हर चीज की एक टाइमिंग्स होती है। बात यह है कि जब लॉन्ग मार्च आने का उन्होंने अनाउंस का टाइम किया तो आपने नैब ने स्टेटमेंट ये दे दी कि जी कि हम मरियम नवाज को जो भी है स्टेटमेंट जो इस वक्त सो कॉल्ड चल रही है, उनकी ठीक है, उनकी जमानत मनसूख होगी। यही तो डायलेमा है, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि अदारों की कि अगर मरियम नवाज की जमानत को मनसूख होना है और अगर आपने ये सारी काम करने हैं तो इस पूरे प्रोसेस से लेके चलें। तो इसको अपनी टाइमिंग के हिसाब से क्यों सूट करती है? जो चीज आपको सूट करती है, इधर ही से तो आपका सिस्टम करप्ट नजर आता है, इधर ही से तो आप पे डाउट आते हैं। फिर आप उनको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जब आपके सिस्टम में ये लैप्सेस हैं? तो आप फिर उनको आलिया सिस्टम को दुरुस्त किसने करना होता है? हाकिम वक्त ने। उस हाकिम वक्त ने जो 10 साल निजाम को दुरुस्त करने का नारा लगा कर आया था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 22 करोड़ अवाम ने निजाम की दुरुस्तगी के लिए हाकिम वक्त से पूछना है, अपोजिशन से नहीं पूछना। अपोजिशन का काम है तनकीद करना। प्रॉब्लम क्या है? हमारा हाकिम वक्त और उनके जो हवारी हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन से भी 2 हाथ आगे हैं। वो जलती पे तेल का काम करने वाला काम तो उनका है, जबकि उनको ठंडा होना चाहिए, चीजों को स्टेबल करना चाहिए। जनरल से मैं आपकी जानिब आऊंगी और जो बात हुई है यहाँ पर कि अब नैब ने ये कहा है कि मरियम नवाज की जमानत मनसूख कर दी जाए, तो ये जो दरखास्त आई है तो ये बात जावेद इकबाल साहब भी कर रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं पर हमें डील नजर आती है और कहीं पर हमें लगता है कि अब शिकंजा जो है वो टाइट हो गया। ये क्या वजह है? ये तासुर क्यों मिलता है हमें? एग्जैक्टली आलिया, जो जावेद साहब बात कर रहे हैं हम तो वही बात कर रहे हैं। देखिए, इनको जमानत दी क्यों गई थी? आज तक आपने कभी सुना है कि कन्विक्टेड मुजरिम को किसी एक जुर्म में भी जो भी हो, रिगार्डलेस मरियम है, मैं हूं या कोई है, जेलों से जमानत पे रिहा कर दिया गया हो? और क्यों रिहा किया गया हो? तो सर ये आप बताएं ना, कैसे रिहा हो गए? कैसे, कौन सी डील हुई? नवाज शरीफ साहब बाहर जाके बैठे हैं, आपने कहा कि प्लेटलेट्स कम हो गए, उनकी जान को खतरा हो गया और वो चले गए और वो बिल्कुल ठीक है, पिज्जा खा रहे हैं वहां पर और कोई पूछने वाला नहीं है। आपने शोर मचाया कि नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, उसके बाद आपकी बोलती बंद हो गई। चाहे जिस भी इख्तियार जब से चले आ रहे हैं, हमने कानून और कानून की जो शक्ल बिगाड़ दी है, जिस तरीके से उसमें अपने लूप होल छोड़ दिए हुए हैं, कोई पकड़ा जाता ही नहीं है। फिर ऊपर से हमारी सियासी मसलतें हैं। सर पकड़े तो गए ना, नवाज शरीफ साहब पकड़े गए, जेल में रहे, मरियम नवाज जेल में रही, आपने खुद जाने की इजाजत दी। आपके मुल्क में ऐसा इलाज नहीं था जो कि नवाज शरीफ साहब का हो सकता। कितने और लोगों को आपने इजाजत दी है बाहर जाने की? आप इस जेल में आज चले जाए, आप कभी हम जेल में जाके देखें क्या हालत है वहां पे। कितने लोग हैं जिनकी जानों को लाले पड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जिनके जाके अपने बच्चियों का किसी कुछ करना है, कोई इसको इजाजत देने को तैयार। आपके लॉज ही नहीं है ऐसे। आपने जो फैसले कर रहे हैं हम लोग, वो फैसले इसलिए कर रहे हैं कि ये सूट करता है। आपने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया है, वो जब से बाहर गए हैं उन्होंने कुछ अर्सा तो चुप रहे, उसके बाद जो शोर मचाना शुरू किया है, सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान को उन्होंने नंगा कर खड़ा कर दिया। उन्होंने इंतहाई मतलब इस किस्म की जो बातचीत है, 3 दफा का वज़ीर आज़म जो ऐसी बात करेगा, उस मुल्क के बारे में दुनिया क्या कहेगी? हम फैटक से जाकर लड़ रहे हैं, हम सारी दुनिया को हम गालियां निकाल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारा 3 दफा का वज़ीर आज़म वो खुद ही हमारी FIR लिख के दुश्मन को पेश कर रहा है हमारे को। तो हमने जो सियासी मसलतों के तहत फैसले जो भी हुए हैं, गलत हुए हैं, जिसने भी किया है गलत काम किया है, आज मुल्क भुगत रहा है इसको। आज आप देखिए ना, आप जिस तरीके से आपने 18th अमेंडमेंट फिर 19th अमेंडमेंट जो हमने किया है, इनके साथ क्या किया, रिजल्ट ये है आज कि ऐसे ऐसे जत्थे हैं इस मुल्क में जिनको कुछ कहने को तैयारी नहीं, कुछ कह सकता ही नहीं किसी को कुछ। हम दुख इस बात का देखिए, तो ये दुरुस्त सबको किसने करना है? इसमें आलिया मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला के बाद इस दुनिया में अगर मैं किसी के पास जा सकता हूँ जहाँ से मैं इंसाफ की तवक्को है, तो सुप्रीम कोर्ट है मेरी। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 लाख केसेस पड़े हुए हैं, उनकी तरफ क्यों कोई नहीं जा रहे हम लोग? उनके अपने एक जज का केस है, वो फैसला नहीं कर रहे, 1.5 साल हो गया उसके ऊपर बैठे। अगर उनके खिलाफ कोई चीज नहीं है
उनको फारिग करें। आज तक देखा है आपने, सिटिंग जज बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो खुद ही ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर जो केस चल रहा था, जो भी था उनका केस, सही गलत तो बात की बहस है, वो ना सिर्फ बेंच पे बैठे हुए हैं बल्कि अब खड़े होकर अपनी वकालत भी खुद कर रहे हैं। वो यही तो सर देखें, यही तो डायलेमा है आज के हमारी सियासत का, कि हम ना इदारों पे एतमाद करने को तैयार हैं और ना ही हमारे अंदर अब कोई टॉलरेंस बची है। प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना पॉलिटिकल टॉलरेंस लेवल इस लेवल पे ले गए हैं कि हम अब मुल्क की बातें करना शुरू हो गए हैं, मशरकी पाकिस्तान की बातें करना शुरू हो गए अपनी सियासी नफरत को लेकर। यही बदकिस्मती है। लेकिन सवाल ये आता है कि किसने आकर इस निज़ाम को और इस टॉलरेंस को नीचे लाना है, जहां ये सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त करें और खुदा का वास्ता बर्दाश्त करके इस 22 करोड़ अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें। मसला ये है कि जब कोई बात आती है तो उस वक़्त ये सियासतदान अपनी मसलहत और अपनी हद से इक़्तिदार के लिए एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछालते हैं कि अवाम कहीं नजर भी नहीं आते। नहीं, देखिए, अगर इदारों का रोल ख़त्म हो जाए और इदारे न्यूट्रल हो जाएं, जो कि कहा जाता है कि कभी न्यूट्रल हैं, और DGISPR ने भी वाजे किया कि सियासत में मुलविस ना किया जाए इदारे को, लेकिन फिर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हाथ रख दिया जाता है किसी एक पार्टी के ऊपर, गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो, तो फिर ये इख्तलाफात जन्म लेते हैं। ये यहाँ पर इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक, मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कि इदारों के न्यूट्रल होने की, और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये बार बार कहा जाता है कि वो किसी एक के साथ है और किसी एक के ख़िलाफ़ है। ये ऐसा तासुर दिया जाता है, जो कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, जैसे अभी PMLN को रिलीफ दिया गया और उसमें भी कहीं ना कहीं रोल नज़र आया, फिर उसके बाद अब जारहाना अंदाज फिर हो गया PMLN का, इसमें भी अब लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है। वो क्या है? जनरल साहब, अगर मैं आपकी जानिब आऊँ और मुझे आप ये बताएं कि अगर सियासत में इदारों की कोई मुदाखलत नहीं है तो फिर किसी को रिलीफ देना है और फिर या किसी को अब PMLN का जारहाना अंदाज हो गया है, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, ये सब अगर मामलात ना हो, किसी को प्रोटेक्ट ना किया जाए, तो ये आपको नहीं लगता कि ये सब मामलात खत्म हो जाएंगे, इस तरह के इल्जामात भी खत्म हो जाएंगे? वो नहीं होंगे खत्म। कैसे वो नहीं होंगे? कि हम अपनी गलतियों को, ताइयों को इतराफ करने को तैयार नहीं है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, हम इदारों की क्यों बात करते हैं? हम क्यों ये नहीं कह सकते कि हुकूमत खुद भी तो कर सकती है ना? ये वो भी तो सियासतदान बैठे हुए हैं, इसी मुल्क के सियासतदान है, वो भी तो सब कुछ कर सकते हैं ना। कहने को तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उनके पास। उनके पास देखिए, जिसे कह रहे हैं अथॉरिटी उनके पास है। अल्टीमेटली जो चीज साइन होती है, प्राइम मिनिस्टर खुद साइन करते हैं। हैरान को नहीं है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जब गए यहाँ से, उसके बाद इतना शोर होगा उठा है, आज तक इंक्वायरी नहीं किसी चीज ने। क्यों नहीं की इंक्वायरी? इंक्वायरी तो गवर्नमेंट ने करनी है ना, मैंने तो नहीं करनी इंक्वायरी। यही जो मरीम साहब की बेल है, ये जब ये नवाज शरीफ साहब मुल्क से चले गए थे, क्यों उनकी बेल की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं किया किसी ने? उस वक्त किसी ने क्यों तो आज क्यों हो गया? आज नैब को क्यों याद आ गया? यही तो जनरल साहब, आज क्यों याद आ गया? जैसे ही मरियम नवाज ने तनकीद शुरू की, अब मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त आ गई, तो ये कहीं लिंक नहीं है चीजें? और उनका ये कहना भी है, और उनका इस दरखास्त में ये कहना भी है कि वो जमानत पर हैं और उनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं और वो इदारों पर तनकीद कर रही हैं, जिसमें ये अपोजिशन शामिल है। ये खुद भी तो ये बातें करते हैं, ये कर सकते हैं ये। अब इनको क्यों क्रेडिट देने को तैयार नहीं है? हम क्यों फौज के पीछे पड़ जाते हैं? देखिए, आज की फौज, मेरी फौज से बहुत मुख्तलिफ जब से मैं आया हूँ, मुझे रिटायर हुए 15-20 साल हो गए। इस वक्त हर जो 3 स्टार है वो लड़ाई लड़के आए हुए, अपने उसने हाथों में, उनके हाथों पे उन्होंने अपने हाथों से अपने दोस्तों की मैयतें, जो शहीद मैयतें उठाई हैं, वो इस आग और खून के दरिया से निकल के आए हैं।
जनरल साहब, नो डाउट, उन शोहदा को सलाम, सबका, इस मुल्क का बच्चा कुर्बान है। ये तो इसमें तो दो राय नहीं है। ये तो बात सियासत की एक अलग मामला है। सोचें बहुत मुख्तलिफ है। हमारी सियासत हमने 80 और 90 की दहाई में फंसा के रखी हुई है। आज पाकिस्तान डिफरेंट पाकिस्तान है, लोग डिफरेंट है। आप जो क्या हुआ क्या है, कुछ लोगों ने मिलकर गुरबा को, जो हमारे जो निचला तबका था, उसको धोखा दिया। अब जब आई पीटीआई आई तो जो हमारा पढ़ा लिखा तबका था, ये बड़ी खुशाइन चीज थी कि जो हमारा मिडिल क्लासेस हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे नौजवान हैं, वो बाहर निकल के आए। अब वो भी डिसरिजन होते जा रहे हैं। तो इसमें ये बताइए, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है, ये बताएं ना आप लोग। आलिया, मैं जनरल साहब की इस बात से एक बात करना चाहता हूँ जी, और मैं इस चीज़ पे एग्री करूंगा जो जनरल साहब ने कहा है कि हम बार बार, कोई भी अदारा है, उस अदारे को अपना गंद समेटने का इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? जो गलतियां हम हैं, अपनी ही गलतियों का इल्ज़ाम हम अदारों को इन्वॉल्व करके, कोई भी अदारा है, उस पर क्यों डालते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। आप मेरा क्वेश्चन आपसे है, 2.5 साल में आपने कौन सी रिफॉर्म्स की हैं? आपने कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेके आए? दुनिया में बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है जी, और अगर उनका वो रोल है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिशियन को मिलाइन करना, केसेस बनाना और उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन होना, करप्शन के चार्जेस होना, और ये पूरी जिंदगी चलते रहना, कहीं साबित ना होना। हुकूमत होती है वो बाप का किरदार अदा करती है। यह हुकूमत का काम है अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अदारों को प्रोटेक्ट करना, और अपनी इस्टेब्लिशमेंट और अपने अदारों को लेके चलना, और अपोजिशन की जो जायज़ तनकीद है उसको टॉलरेंस के साथ बर्दाश्त करना, और इवन अगर नाजायज़ तनकीद भी है तो उनके खिलाफ तलवारें निकाल के नहीं बैठना। राइट। प्रॉब्लम यही है कि टॉलरेंस खत्म हो गई। ऑपोजिशन ही यहाँ पर कर रही है, हुकूमत भी ऑपोजिशन का ही काम कर रही है। जनरल साहब, मुझे ये बताइए कि हुकूमत सेफ हो गई यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने के बाद से, जो एतमाद का वोट वजीर आजम ने हासिल किया, उसके बाद से हुकूमत मुतमईन हो गई है कि अब उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, इमरान खान साहब की स्पेशली कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। तो अब क्योंकि पीडीएम अब ज्यादा मुतहरिक हो गई है अपनी, जाहिर है कि एक सेनेट में शिकस्त के बाद से, तो अब लॉन्ग मार्च भी करने जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस लॉन्ग मार्च के नताइज क्या हो सकते हैं? देखिए, लॉन्ग मार्च के नताइज जो भी हो, ये लॉन्ग मार्च कामयाब होने वाला नहीं है। इसमें जो भांत की बोलियां बोलने वाले हैं, जो एक दूसरे की मिलके बैठ के बात तो करते हैं, उसके बाद जब आपस में मिलते हैं तो बात करते हैं। नहीं, नताइज किस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं होगा? इनके पास तो कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है। और फिर ये सारी जो लीडरशिप पीडीएम में बैठी हुई है, इन सब कोई ना कोई मसला, हम कैसे इनको पर एतमाद कर लेंगे? हम अपने वाक़ को इतना बेवकूफ समझते हैं। आपने जलसों में सूरत हाल देख लेनी है कि क्या है, ऊपर से कोविड है, ये तो अपनी एक रागनी की तरफ चल पड़े हुए हैं। एक तरफ ये तो आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक में ना तो जान है, और ना ही वो कुछ अचीव कर सकती है, और ना ही ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकता है। आखिरी बात की मैं कहता हूं, इस हुकूमत को जितनी ये खुद अपने खिलाफ काम कर रही है, किसी पीडीएम की ऑपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। बेसिक सिंपल चीजें ठीक करने की जरूरत है, वो ठीक कर ले, काम चल जाएगा। जी बेसिक सिंपल चीजें है ना, कोई इतना बड़ा इसमें कोई लाने की जरूरत तो है नहीं है। राइट। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं है, हुकूमत को अपने ही काबीना से खतरा हो सकता है। सिंपल वे। जावेद इकबाल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आखिरी नोट आपके ऊपर कि आप बताएं कि ये लॉन्ग मार्च क्या हो भी सकता है, और लॉन्ग मार्च से पहले मरियम नवाज गिरफ्तार हो जाएंगी और बहुत वीक हो जाएगी ये तहरीक, और ये कामयाबी की तरफ लड़खड़ाती हुई बढ़ेगी और कामयाबी शायद ना हो। ऐसा लग रहा है आपको भी? आलिया, मुझे आपकी किसी बात से कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न इस वक्त 22 करोड़ आवाम की गुर्बत का है। मेरा कंसर्न इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, जो आज आप ये देखें कि कोविड की आज थर्ड ऐसी वेव आई हुई है जो बहुत ज़्यादा डेडली है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन को अपना मंजन बेचने की बजाय, खुदा का वास्ता ये भी आपने लॉन्ग मार्च करना है, अवाम के लिए करना है ना, तो सबसे पहले इस अवाम को तो बचाएं।
हुकूमत करनी है तो इमरान खान ने अगर सुरखरू होना है तो खुदारा पीडीएम के साथ जाके बैठ के बात करके इस अवाम की बात करें कि इनको बताएं कि इनके क्या हालात हैं। सिर्फ लास्ट वन पॉइंट, बात ये सब डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं। हुकूमत अपनी नाकामी, अपनी कोताही है छुपा रही है कि उसने कुछ नहीं किया और पीडीएम के पास करने को कुछ नहीं है और वो ये सारा जावेद इकबाल साहब, आपने कहा यहाँ पर अवाम की बात होनी चाहिए, 20 करोड़ अवाम की बात होनी चाहिए और 20 करोड़ अवाम का इस वक्त कंसर्न ये है कि इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है उस पर काबू पाया जाए और उसके लिए जो वैक्सीन है वो हमें आम आवाम तक उसकी रसाई जो है वो मुहैया की जाए। साथ साथ महंगाई का जो जोर है उस पर काबू पाया जाए, ये अवाम का कंसर्न है। अगर हुकूमत इस पर काबू पाने में कामयाब हो जाती है तो फिर किसी पीडीएम से कोई खतरा नहीं है। जावेद इकबाल साहब आपका भी शुक्रिया, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।